राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियां और विधायी शक्तियों के बाद में अगली शक्ति है वित्तीय शक्ति। अगली शक्ति कौन सी है? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत पहली जो महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है बजट को प्रस्तुत करवाना। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत करवाता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। और बजट का संविधान में क्या नाम है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का अर्थ है कि एक वर्ष में सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं? बजट बोल देते हैं। ये बजट राष्ट्रपति के द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में रखवाया जाता है। तो पहली शक्ति हो गई, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में रखवाता है। दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिए हुए हैं। और वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित यानी बजट से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? संविधान में अनुच्छेद 112 में दिए हुए हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन क्यों करता है? ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा किया जा सके। केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारों के मध्य कर को विभाजित करने के लिए कि कितना % कर राज्य को मिलेगा, कितना % कर केंद्र सरकार को मिलेगा, इसके बंटवारे के सिद्धांतों को तय करने के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये प्रति 5 वर्ष के बाद में किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है धन विधेयक और धन विधेयक एवं वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये दोनों विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। दोनों के लिए राष्ट्रपति की क्या चाहिए? सिफारिश चाहिए। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। 2 ऐसे विधेयक हैं, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक, जिनको संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। धन विधेयक के अंतर्गत क्या आता है? अगर कोई ऐसा विधेयक जिसमें पैसे से संबंधित कोई मामला हो तो वो धन विधेयक कहलाता है। और धन विधेयक की परिभाषा संविधान में अनुच्छेद 110 में दे रखी है। वित्त विधेयक क्या आता है? वित्त विधेयक के अंतर्गत पैसों से संबंधित मामला भी होता है और साथ में अन्य प्रशासनिक विषय भी उसमें जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं वित्त विधेयक। तो दोनों को संसद में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता, सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। बिना सिफारिश के ये विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। इसके बाद में अगली विशेषता देखो, राष्ट्रपति वित्त आयोग एवं कैग CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाता है। संसद के पटल पर रखवाता है।
भाई वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, और केग होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो दोनों रिपोर्टों को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है। इसके अलावा एक शक्ति और बची हुई है इसके अंतर्गत, वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति आकस्मिक निधि का नियंत्रण करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? आकस्मिक निधि का नियंत्रण करता है। यानी आकस्मिक निधि से अगर हमें पैसे निकालने हो तो किसकी अनुमति से निकलेंगे? राष्ट्रपति की अनुमति से। आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में रहती है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। अब सवाल ये उठता है कि आकस्मिक निधि होती क्या है। पहली बात तो है कि आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हो तो वो किसकी अनुमति से निकलेंगे? राष्ट्रपति की अनुमति से निकलेंगे। और आकस्मिक निधि होती क्या है? तो भारत सरकार के 3 प्रकार के खाते होते हैं। तो पहला खाता हो गया संचित निधि, जिसको क्या बोलते हैं? संचित निधि। दूसरा खाता हो गया लोकलेखा निधि, लोकलेखा निधि। और तीसरा खाता हो गया आकस्मिक निधि। ये 3 प्रकार के खाते भारत सरकार के होते हैं। अब ये खाते, इसमें कौन कौन से पैसे रहते हैं? देखिए, संचित निधि के अंतर्गत सरकार के पास जो भी पैसे आते हैं, चाहे उधार से आओ या टैक्स लगाकर आओ, वो सारे पैसे संचित निधि में इकट्ठे होते हैं। सरकार के पास जो भी उधार से पैसे आओ या टैक्स के माध्यम से पैसे आते हैं, यानी सरकार के पास जो भी पैसे प्राप्त होते हैं, किसके माध्यम से? टैक्स या उधार के माध्यम से, वो पैसे सरकार कहाँ रखती है? संचित निधि में रखती है। दूसरे प्रकार की निधि है लोकलेखा निधि। इसमें क्या होते हैं? लोगों के पैसे होते हैं। इस निधि में लोगों के पैसे होते हैं। लोगों के पैसे कौन से? अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा करवाया है या किसी व्यक्ति ने LIC करवाई है, तो LIC के माध्यम से, PLI के माध्यम से या बचत पत्र के माध्यम से लोगों के द्वारा जो पैसे बैंक में जमा करवाए जाते हैं, वो सारे पैसे सरकार किस में रखती है? लोक लेखा निधि में रखती है। जैसे नाम से स्पष्ट है कि लोक लेखा यानी लोगों का जो पैसा होता है सरकार के पास, वो इसमें रहता है। और तीसरे प्रकार की निधि होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किसी भी इमरजेंसी के लिए सरकार के द्वारा एक फंड का निर्माण करवाया जाता है। जैसे भारत की आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है। आकस्मिक निधि का निर्माण संसद विधि बनाकर करती है। तो जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में पैसे को उपयोग में लेने के लिए आकस्मिक निधि बनाई जाती है, और आकस्मिक निधि का नियंत्रण किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है। इनसे पैसे निकालने के लिए तो संसद की अनुमति चाहिए, लेकिन आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। जो आकस्मिक निधि, जैसे नाम से स्पष्ट है, इमरजेंसी के लिए ये बनाई जाती है। जब भी कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है तो इससे पैसे निकाले जाते हैं। तो ये किसके नियंत्रण में रहती है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। और आकस्मिक निधि का प्रावधान अनुच्छेद 267 में दिया हुआ है। ये दोनों निधियां तो कहाँ है? अनुच्छेद 266 में, और ये है अनुच्छेद 267 में। तो बात समझ में आ गई होगी। आकस्मिक निधि क्या होती है? आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा एक फंड का निर्माण किया जाता है, जिसको आकस्मिक निधि कहते हैं, और ये राष्ट्रपति के अधीन होती है। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। उसके बाद में जो अगली शक्तियां हैं वो है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं, आइए देखिए। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीश कौन से? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट और HC का मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा
की जाती है, ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। दूसरा, नियुक्ति के शक्ति के अंतर्गत भी अपने इनको देखा था, यानी कार्यपालक शक्ति के अंतर्गत भी हमने इन बातों को देखा था। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति क्या करता है? उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। ये राष्ट्रपति की क्या है? शक्ति है, न कि अधिकार, न कि राष्ट्रपति का कर्तव्य, जिसको क्या बोलते हैं? सलाहकारी शक्ति भी बोलते हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। और अनुच्छेद 143 में दो प्रकार के मामले होते हैं। एक तो पूर्व संवैधानिक मामले, पूर्व संवैधानिक मामलों के अंतर्गत राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। भाई, संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून है, कोई करार है, कोई समझौता है या कोई विषय है, उसके बारे में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। और दूसरा, कोई भी मामला हो जिसमें कोई विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न हो, कोई भी मामला हो जिस पर राष्ट्रपति को ये लगता है कि इस मामले में हमें उच्चतम न्यायालय की सलाह लेनी चाहिए, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। अब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जब सलाह लेता है तो इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सलाह दे। जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई सलाह लेता है किसी भी विधि पर, किसी भी कानून पर या किसी भी विषय पर, तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं उनमें उच्चतम न्यायालय के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सलाह दे, और राष्ट्रपति के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय की दी गई सलाह को वो माने। यानी दोनों ही बाध्य नहीं है। न तो उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, न राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। कौन से मामलों में? कोई भी विधि के ऊपर या कोई भी कानून बनाया उसके मामले में, ठीक है। यहाँ न तो उच्चतम न्यायालय बाध्य है, न राष्ट्रपति बाध्य है। दूसरे प्रकार के जो मामले हैं संवैधानिक मामले, इन मामलों में उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। पूर्व संवैधानिक मामले क्या होते हैं? संविधान के लागू होने से पहले कोई समझौता हो, कोई कानून बनाया हुआ हो अंग्रेजों का, या कोई अन्य कोई मामला हो, उसमें अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेता है तो उच्चतम न्यायालय को सलाह देना क्या है? बाध्यकारी है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना जरूरी है, सलाह देना जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने ये जरूरी है क्या? राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो सलाह मान सकता है और चाहे तो सलाह नहीं मान सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना बहुत बाध्यकारी है, उसके लिए आवश्यक है। तो इन दो प्रकार के मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा सलाह ली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह क्यों ली जाती है? तो इसका कारण ये है कि सरकार के द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है और सरकार को ये लगता है कि ये कानून न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है, तो सरकार न्यायपालिका का दृष्टिकोण पहले ही जान लेती है। राष्ट्रपति के माध्यम से, सलाह के माध्यम से सरकार उस कानून के प्रति न्यायपालिका के दृष्टिकोण का पता लगा लेती है कि न्यायपालिका उस कानून के बारे में क्या सोचती है। तो इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह ली जाती है। या कोई बहुत विवादास्पद मामला हो तो सरकार न्यायालय का दृष्टिकोण जानकर और उसके अनुसार किसी मामले में आगे बढ़ती है, ताकि बेवजह से न्यायिक मामलों में सरकार का टाइम खराब नहीं हो। तो इस वजह से सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा न्यायपालिका से सलाह ली जाती है। लेकिन राष्ट्रपति को ये सलाह मानने बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जो निचले न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनको उस सलाह को मानना बाध्यकारी होता है। उच्चतम न्यायालय की उस सलाह को निचले न्यायालय
अधीनस्थ न्यायालय एक निर्देश के रूप में लेते हैं। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति है क्षमादान की शक्तियां। क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं? क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। तो राष्ट्रपति किन किन मामलों में क्षमादान कर सकता है? अनुच्छेद 72 में ये प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति किन मामलों में व्यक्ति को क्षमा कर सकता है? तो पहला मामला है अगर दंड या दंडादेश सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। अगर सेना न्यायालय ने किसी को दंड दिया है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। दूसरा है संघ सूची से संबंधित, संघ सूची के विषयों से संबंधित कोई मामला हो। संघ सूची के विषयों से संबंधित कोई मामला हो तो वहां राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। यानी ऐसे विषय जिस पर संघ सरकार की अधिकारिता हो, संघ सरकार के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कोई मामला हो तो राष्ट्रपति उन पर क्षमादान कर सकता है। अगर राज्य सूची का कोई मामला हो तो राज्यपाल कर सकता है। संघ सूची से संबंधित कोई विषय हो तो वहां पे राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। और तीसरा मामला होता है मृत्युदंड के मामले में। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्ति को क्षमा किया जा सकता है? अगर दंड किसने दिया है? सेना न्यायालय ने दिया है। अगर वो जो विषय है वो किससे संबंधित है? संघ सूची से संबंधित विषय है या संघ सरकार से संबंधित कोई विषय है तो उस पर राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दिया जा सकता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो मृत्युदंड का मामला हो। मृत्युदंड के मामले में केवल राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दिया जाता है। राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने का अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में अंतर कहाँ आ जाता है? वही राष्ट्रपति को, राज्यपाल न तो सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है और न मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार है। बाकी सारी शक्तियां राज्यपाल और राष्ट्रपति की सेम ही है, बस मृत्युदंड के मामले में और सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां नहीं है। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि कौन कौन से मामले हैं जहां पर राष्ट्रपति क्षमादान का प्रयोग कर सकता है। तो ये 3 प्रकार के मामले हैं। अब राष्ट्रपति होता है वो किसकी सलाह से काम करता है? क्षमादान किसकी सलाह से देता है? तो उत्तर है मंत्रिमंडल की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह से वो किसी को क्षमादान कर सकता है। फिर देखेंगे राष्ट्रपति की 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं, उनका क्या मतलब है। तो ये राष्ट्रपति की 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं। पहली है क्षमादान यानी पार्डन, आपने दूसरी है लघुकरण या कम्यूटेशन है, तीसरी परिहार या रिमिशन है, चौथी विराम रेस्पाइट और 5वीं प्रकार की शक्ति है प्रविलंब और रिप्राइव। तो हम देखेंगे इनका क्या अर्थ होता है, किस प्रकार ये शक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान करते समय काम में ली जाती हैं। एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनको समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीज को और जानना पड़ेगा। जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो पुलिस को उसको गिरफ्तार करेगी और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद में उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय में उस व्यक्ति पर ट्रायल चलती है। न्यायालय में दोनों पक्षों के वकील होते हैं, गवाहों को पेश किया जाता है, सबूतों को पेश किया जाता है और पुलिस उस पर आरोप लगाती है कि इस व्यक्ति ने ये काम किया है। तो न्यायालय में पहली जो बहस होती है वो इस बात पर होती है कि व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, व्यक्ति दोषी है या नहीं है। पहला जो बहस होती है वो इसी मुद्दे पर होती है कि व्यक्ति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो प्रमाणित होते हैं या
नहीं होते हैं। अगर व्यक्ति पर ट्रायल में आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो व्यक्ति वहीं से बरी कर दिया जाता है। और अगर ट्रायल कोर्ट में व्यक्ति पर वो आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को क्या ठहरा देते हैं, दोषी सिद्ध दे देते हैं, उसको दोषी सिद्ध करार देते हैं, यानी उसको अभियुक्त मान लिया जाता है। उस पर दोष जब प्रमाणित होते हैं तो उस पर दोष सिद्धि प्रमाणित हो जाती है, उसको कन्विक्टेड माना जाता है। तो पहली स्टेज में तो इस बात पर बहस होती है कि व्यक्ति दोषी है या नहीं है, और दूसरी जो स्टेज होती है उसके बाद में उसमें सजा के ऊपर बहस होती है कि व्यक्ति को सजा कितनी दी जाए। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। पहला क्या होगा, दोष सिद्ध है या व्यक्ति दोषी है या नहीं है। तो पहले तो उस पर दोषों को प्रमाणित करते हैं, फिर सजा पर बहस करते हैं। अब देखते हैं इनका क्या अर्थ है इसी के संदर्भ में। तो जो क्षमादान है वो क्षमा का सबसे बड़ा रूप है जो राष्ट्रपति की शक्ति है। क्षमादान के अंतर्गत व्यक्ति पर जो दोष हैं उनको और व्यक्ति की सजा, उन दोनों से व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है। क्षमादान के अंतर्गत व्यक्ति पर जो दोष सिद्ध हुए हैं, यानी व्यक्ति पर जो आरोप हैं, उनसे भी व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं और व्यक्ति को सजा से भी मुक्त कर देते हैं। यानी जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किस चीज को माफ करता है, उस पर जो आरोप लगे हैं, यानी उस पर जो दोष सिद्ध हुआ है, जो आरोप प्रमाणित हुए हैं, उनसे भी उसको मुक्त कर देता है, यानी इनसे भी मुक्त कर देता है। और जब इनसे मुक्त होता है तो व्यक्ति सजा अपने आप ही कम हो जाएगी, सजा अपने आप ही माफ हो जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति पर जो आरोप लगे हैं उनसे व्यक्ति को मुक्त कर देंगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि व्यक्ति ने कोई अपराध कभी किया ही नहीं, तो व्यक्ति की सजा भी क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। तो मृत्युदंड के मामले में व्यक्ति पर जो आरोप होते हैं उनसे भी व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है और व्यक्ति की सजा से भी व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है। यानी जो क्षमादान की शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। इसमें व्यक्ति के मृत्युदंड को भी क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति को मृत्युदंड से भी माफ किया जा सकता है और दोनों स्तरों पर उस पर आरोप मुक्त भी कर दिया जाएगा और सजा से भी माफ उसको कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा सजा का रूप है। दूसरी है लघुकरण। लघुकरण में क्या करते हैं, लघुकरण में जो व्यक्ति पर आरोप है उनसे मुक्त नहीं किया जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है, व्यक्ति को जो सजा मिली है उस सजा की प्रकृति में चेंज करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, सजा की प्रकृति में चेंज करते हैं। सजा में गुणात्मक रूप से परिवर्तन किया जाता है। सजा में क्या करते हैं, गुणात्मक रूप में परिवर्तन किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो उस व्यक्ति पर अपराध सिद्ध हो गया, यानी वो व्यक्ति अभियुक्त बन गया, तो इसको माफ इसमें नहीं करते हैं। इसमें तो क्या करते हैं, उसकी अभियुक्ति को भी माफ करते हैं, सजा को भी माफ करते हैं। लघुकरण में क्या करते हैं, व्यक्ति पर जो आरोप हैं उनसे व्यक्ति को मुक्त नहीं किया जाता। उसमें क्या करते हैं, सजा की प्रकृति में बदलाव करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को बदलकर क्या कर दिया जाएगा, आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। ये क्या हो गया, सजा की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। क्षमादान में क्या करते हैं, समाधान में पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता है। व्यक्ति ने मृत्युदंड प्राप्त है, उस व्यक्ति को मृत्युदंड से पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता है, उसको बरी कर दिया जाता है। लघुकरण में क्या करते हैं, मृत्युदंड को बदलकर आजीवन कारावास में बदल देंगे। तो मृत्युदंड में तो जीवन रहेगा ही नहीं, उसको जब मृत्युदंड मिलेगा तब आजीवन कारावास में उसका जीवन तो रहेगा। तो ये क्या होता है, प्रकृति में बदलाव हो गया। एक में तो मृत्यु उसको प्राप्त हो रही थी सजा में और दूसरी सजा में उसका जीवन तो रहेगा। तो ये क्या है, प्रकृति में बदलाव है। किसमें, सजा की जो प्रकृति है उसमें यहाँ पे बदलाव करते हैं।
ठीक है, ये होता है लघुकरण या कम्यूटेशन। लघुकरण या कम्यूटेशन में व्यक्ति के जो दोष हैं उनसे व्यक्ति को मुक्त नहीं किया जाता, व्यक्ति पर दोष तो हमेशा प्रमाणित माने जाएंगे, बस सजा की प्रकृति में बदलाव कर देते हैं। तीसरा आता है परिहार। परिहार में क्या करते हैं, व्यक्ति की जो दोष सिद्धि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी व्यक्ति दोषी तो माना जाएगा लेकिन उसकी सजा की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाएगा। यहाँ पे किस में परिवर्तन किया जाएगा, सजा की जो मात्रा है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। सजा की मात्रा में परिवर्तन का अर्थ है व्यक्ति को 10 साल की सजा मिली है, 10 साल की सजा को घटाकर कितनी कर देंगे, 2 साल कर देंगे। तो ये क्या हो गई, मात्रा में परिवर्तन हो गया। और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलते हैं, ये प्रकृति में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे किस में परिवर्तन करते हैं, व्यक्ति की, जब व्यक्ति को परिहार किया जाता है, परिहार के रूप में व्यक्ति को क्षमादान करते हैं तो उसकी सजा की मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं। 10 साल से सजा घटाकर 2 साल कर दी, ये सजा की मात्रा में परिवर्तन है। लेकिन व्यक्ति पर जो दोष सिद्धि है, व्यक्ति पर जो आरोप है, उनसे व्यक्ति को मुक्त नहीं करते। फिर अगली आती है विराम। विराम में भी व्यक्ति की जो दोष सिद्धि है या जो आरोप प्रमाणित है उनसे व्यक्ति को माफ नहीं करते। विराम में क्या करते हैं, व्यक्ति की सजा की प्रकृति और मात्रा दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन कब, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो या कोई गर्भवती महिला हो या कोई विकलांग व्यक्ति हो, उसको कोई सजा मिलती है, यानी विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की सजा की प्रकृति में और मात्रा में बदलाव किया जाता है। लेकिन किस स्थिति में, विशेष परिस्थिति में। और विशेष परिस्थिति कौन सी है भाई, विशेष परिस्थिति कौन सी होगी, अगर कोई गर्भवती महिला है या कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है जेल में या कोई गर्भवती महिला हो, उस स्थिति में व्यक्ति की सजा की प्रकृति में और मात्रा में दोनों में बदलाव कर सकते हैं। भाई जो सजा मिलती है मान लीजिए किसी महिला को, तो वो सजा उस महिला को दी जाती है, उस बच्चे को नहीं दी जाती जो उसके गर्भ में है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की सजा की प्रकृति और मात्रा दोनों में बदलाव किया जाता है। लेकिन जो दोष सिद्धि है कि उसने जो अपराध किया है उस पर जो प्रमाणित हुआ उसको माफ नहीं करते, केवल किस में करते हैं, सजा की प्रकृति और मात्रा में बदलाव करते हैं। फिर अगला आता है प्रिविलंब और रिप्राइव। इसमें भी व्यक्ति की दोष सिद्धि में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, व्यक्ति को अभियुक्त तो माना जाता है, लेकिन व्यक्ति की जो सजा होती है उस सजा के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से स्थगित कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सजा के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से स्थगित करते हैं, अस्थायी रूप से स्थगित करते हैं। कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ हो और मृत्युदंड की तारीख आ गई हो और उस व्यक्ति ने उस दौरान राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका भेजी हो, तो जब तक उसकी क्षमादान की याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, यानी उसकी जो सजा थी मृत्युदंड की उसको स्थगित कर दिया जाएगा। कब तक, जब तक उसकी याचिका पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय नहीं हो जाता। तो ये जो क्षमा का रूप है ये केवल मृत्युदंड की स्थिति में लागू होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा दी है और उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है, तो दया याचिका भेजने के दौरान भी वो सजा तो काट ही रहा है, उसकी सजा पर कोई रोक नहीं लगी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की तारीख आ गई है, उस दौरान उसने याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी है, तो जब तक याचिका का निपटारा नहीं होगा उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो ये प्रविलंब किस रूप में होती है, क्रिया जो सजा होती है उसका क्रियान्वयन अस्थायी रूप से स्थगित हो जाता है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो हैं। तो क्षमादान वाली शक्ति ये सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के मृत्युदंड को भी क्षमा किया जा सकता है। इसमें देखो दोनों काम होते हैं, व्यक्ति की दोष सिद्धि को भी माफ कर देते हैं और सजा को भी माफ कर देते हैं, इसलिए सबसे बड़ा रूप
है। बाकी में क्या करते हैं, सजा में ही बदलाव करते हैं, व्यक्ति को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। ये बाकी में जो अभियुक्त जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अभियुक्त रहता है, इस क्षमादान में व्यक्ति अभियुक्त नहीं रहता है। अपराध करने से पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति में उसको माना जाएगा, उसको नौकरी लग सकती है, वो यानी वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीता है। और यहाँ जो माफ किए जाते हैं ये सारे व्यक्ति हमेशा इन पर आरोप लगे रहते हैं, ये अभियुक्त की तरह जीवन जीते हैं, सजा इनकी कम ज्यादा हो सकती है। तो ये 5 प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। राज्यपाल को क्षमादान में मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ किसको है, राष्ट्रपति को ही है। और राज्यपाल सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को माफ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सेना के द्वारा दिए गए दंड को भी माफ कर सकता है, जो हमने यहाँ पे आपको बता दिया था। इसके बाद में हम देखेंगे राष्ट्रपति की कूटनीतिक और सैन्य शक्तियां। देखो 2 प्रकार की शक्तियां और बची हैं, कूटनीतिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां। तो कूटनीतिक शक्तियां देखो राष्ट्रपति की, अगली शक्तियां हैं कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स। तो राष्ट्रपति क्या होता है, कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है। राष्ट्रपति विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 1। दूसरी बात है, राष्ट्रपति के द्वारा राजदूत और उच्चायुक्तों को नियुक्ति प्रदान की जाती है। राजदूत और उच्चायुक्त को नियुक्ति प्रदान की जाती है, और विदेशी राजदूत और उच्चायुक्त का वह स्वागत भी करता है। जो भी कोई विदेशी राजदूत और उच्चायुक्त भारत में आएगा तो राष्ट्रपति उसका स्वागत करता है। भाई राजदूत का मतलब तो किसी देश में भारत का जो अधिकारी होता है, IFS अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं। और उच्चायुक्त किसको बोलते हैं, जो राष्ट्रमंडल समूह के देश हैं, अगर वहाँ भारत का कोई IFS अधिकारी जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उच्चायुक्त बोलते हैं। बाकी सारे देशों में जो IFS अधिकारी जाता है उसको क्या बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं। ठीक है। और राष्ट्रमंडल देशों में जो IFS अधिकारी जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उच्चायुक्त बोला जाता है। तो उनको नियुक्त करना और उनका स्वागत करना दोनों काम किसके द्वारा किए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और विदेशों से जो भी संधि और समझौते होते हैं, विदेशों से संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। विदेशों के साथ भारत के जो भी संधि होती है, जो भी समझौते होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत ने जैसे अमेरिका के साथ समझौता किया है, भारत ने चीन के साथ समझौता किया, तो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और उसके समझौते होने के बाद में संसद से उनका अनुमोदन करवाया जाता है। तो ये 3 प्रकार की राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां देखो, अगली शक्तियां हैं सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, भारतीय तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है या सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति किसका, तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 53। और दूसरी शक्ति है तीनों सेनाओं के सेनापति की नियुक्ति करता है। भारत की तीनों सेनाओं के सेनापति की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है।
वायुसेना, थल सेना और नौसेना। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों सेनाओं के सेनापति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और तीसरे प्रकार की शक्ति है युद्ध की घोषणा, और युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति की हैं। तो हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति देख ली, विधायी शक्ति देख ली, और वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली, न्यायिक शक्तियों के बारे में, समाधान की शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली। आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम अलग से क्लास में चर्चा करेंगे। और अब हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को। कई बार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में प्रश्न आते हैं कि कौन सा राष्ट्रपति कब रहा था, कौन से का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है, कौन से का कार्यकाल सबसे कम रहा है, किसके प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा राष्ट्रपति रहा है। तो इसके लिए हमें राष्ट्रपतियों का कालक्रम याद होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करने हैं, बहुत ही इजी तरीका है। और राष्ट्रपतियों का क्रम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो वह हम क्रम भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपतियों के कार्यकाल की। राष्ट्रपति के कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए मैं एक लाइन लिखूंगा, फिर उसी से हम राष्ट्रपतियों को नामों को एक क्रम में सेट करेंगे। तो आप ये लाइन आप भी याद रख सकते हो। जैसे देखो, जैसे मैं लिखता हूं इधर, राधा जा विफनी ग्यावेश के कपल। तो ये लाइन है, राधा जा विफनी ग्यावेश के कपल। अब इस लाइन से हम राष्ट्रपतियों के नाम को याद रख सकते हैं। जैसे देखो, पहला क्या नाम है? रा है। तो पहले राष्ट्रपति कौन है? देखो, पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रह जाएगा। राज से कौन है? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन है? धा है, तो राधा, है ना, तो राधा कृष्णन हो जाएंगे। दूसरे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन हो जाएंगे। तीसरे राष्ट्रपति कौन है? जा है, तो जा का मतलब जाकिर हुसैन। तीसरे कौन है? जाकिर हुसैन। तीसरे राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। फिर देखिए, चौथे राष्ट्रपति कौन है? वी है, तो वी का मतलब वीवी गिरी। चौथे कौन हो जाएंगे? वीवी गिरी। ये आपको भी लाइन याद रखनी चाहिए। इस लाइन से आप सारे राष्ट्रपतियों को निकाल सकते हैं। फिर आता है फै। फै का मतलब फखरुद्दीन अली अहमद। फै कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फिर आता है नी। तो नी का मतलब है नीलम संजीव रेड्डी। नी का मतलब कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी हो गए। फिर आगे आता है ग्यावेश। तो ग्यावेश का मतलब हो गया ज्ञानी। ज्ञा का मतलब हो गया ज्ञानी जैल सिंह। गे का मतलब क्या हो गया? ज्ञानी जैल सिंह। फिर आता है वे। वे का मतलब वेंकट रमन। फिर कौन हो गया? वेंकट रमन। फिर आता है से। से का मतलब शंकर दयाल शर्मा हो गए। शंकर दयाल शर्मा हो गए। फिर आता है के। तो के आर नारायण हो गए। के का मतलब के आर नारायण। और फिर आते हैं कै। तो कैसे हो गया? कलाम, अब्दुल कलाम।
एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। फिर आता है पे, तो पे से क्या आता है? प्रतिभा पाटिल आती है, प्रतिभा पाटिल। और फिर प्रतिभा पाटिल के बाद में 3 राष्ट्रपतियों के नाम आप याद रख सकते हो। प्रणब मुखर्जी हो गए, प्रणब मुखर्जी हो गए, ये तो रिसेंट में बने थे, आप तीनों के नाम याद रख सकते हो। प्रणब मुखर्जी हो गए और रामनाथ कोविंद हो गए और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गई। ठीक है, पर रामनाथ कोविंद हो गए, फिर द्रौपदी मुर्मू हो गई। लास्ट में कौन हो गई? द्रौपदी मुर्मू। ये भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट है। तो इनको याद कैसे रखोगे? एक बार सारे नामों को पढ़ो आप, ये नाम आपको याद होने चाहिए कौन कौन राष्ट्रपति रहा। पहले याद नहीं करने क्रम से सारे नाम आपके याद होने चाहिए, ये व्यक्ति राष्ट्रपति रहे। फिर इस लाइन को याद कर लो और फिर इस लाइन से आप इनको निकालो कि रा का मतलब राजेंद्र प्रसाद, राधा का मतलब राधा कृष्ण हो गया, जा का मतलब जाकिर हुसैन, वी का मतलब वीवी गिरी हो गया, फे का मतलब फखरुद्दीन अली अहमद हो गया, नी का मतलब नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञा का मतलब ज्ञानी जैल सिंह, वे का मतलब वेंकट रमन। आपके अपने आप ही वो सारे नाम आ जाएंगे। से का मतलब शंकर दयाल शर्मा, के का मतलब क्या नारायण, के का मतलब कलाम एपीजे अब्दुल कलाम, और पे का मतलब प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब मैं आपको इनका बताऊंगा कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, याद रखेगी बात। अब हम 2 ऐसे राष्ट्रपतियों को बीच में देखेंगे जिनका कार्यकाल 5 साल नहीं रहा था। तो पहले राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। आप 2 का याद रख लो, बाकी का याद, 3 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल याद रख लो। एक राजेंद्र प्रसाद का रख लो, दूसरा जाकिर हुसैन का रख लो, तीसरा फखरुद्दीन अली अहमद का रख लो। बाकी में सब में 5-5 साल आपको जोड़ने हैं, अपने आप इनका कार्यकाल आ जाएगा। तो देखो, राजेंद्र प्रसाद कब तक रहे थे भाई? 26 जनवरी 1950 से रहे थे। ये तो 1950 से कब तक रहे थे? 1962 तक रहे थे। ठीक है, एक तो आप इनका कार्यकाल याद रख लो, एक का तो कार्यकाल याद रख ही सकते हो। बीच में जाकिर हुसैन का रख लो, जाकिर हुसैन रहे थे 1967 से 1969 तक, 2 साल रहे थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल रहा था 1974 से 1977 तक। बस आप इन 3 का कार्यकाल याद रख लो, बाकी का कार्यकाल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप निकालो। कैसे निकालो? देखो, राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को निर्वाचन हुआ था और 26 जनवरी 1950 से वो भारत के राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। और जब नई संसद के चुनाव हो गए तो 1952 में दोबारा उनका राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुआ था। दोबारा निर्वाचन कब हुआ था? 1952। तो 1952 से 5 साल जोड़ो, क्योंकि ये 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, 1952 से 1957 और 1957 से 1962। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति भारत के रहे थे, तो ये याद रह जाएगा। फिर अब 62 रह गए, तो राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कहाँ से शुरू होगा? 1962 से 5 साल जोड़ दो आप, 1967 तक रहे थे। ठीक है, फिर आता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का 67 से 2 साल बाद में उनकी मृत्यु हो गई, तो इनका आपको याद रखना ही है। तो ये 2 साल हो गया, 1969। फिर 1969 से 5 साल जोड़ लो, 1969 से 5 साल जोड़ लो, 1974। फिर 74 के बाद में जब फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनकी भी मृत्यु हो गई 3 साल में, तो इनका 77 तक था। फिर 5-5 साल आप जोड़ दो, 1977 से 1982। हर में 5 साल जुड़ेंगे, बाद में कोई भी राष्ट्रपति बीच में नहीं हटा, सबने पूरे कार्यकाल किए थे। 1982 से 87, फिर ये 87 से 1992, ये 1992 से
97 तक रहे थे। ये 97 से 5-5 साल सब में जोड़ने हैं। 2002 तक रहे। कलाम 2002 से 2007 तक रहे थे। प्रतिभा पाटिल 2007 से 12 तक रही थी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक रहे। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक रहे। और द्रौपदी मुर्मू 2022 से कब तक रहती है? ये 2027 तक रहती। कार्यकाल इसका 2027 तक इनका रहता है। तो ये इस प्रकार आप कार्यकाल याद रख सकते हो। 3 के याद रखने हैं भाई। एक तो राजेंद्र प्रसाद का याद रखना है, और दूसरा जाकिर हुसैन का याद रखना है, तीसरा फखरुद्दीन अली अहमद का। जाकिर हुसैन 2 वर्ष पद पर रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद 3 वर्ष अपने पद पर रहे थे। दोनों की बीच में मृत्यु हो गई थी। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि दोनों की इनकी मृत्यु हो गई? तो जो मुस्लिम राष्ट्रपति हैं दोनों कौन है? मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। एक और थे मुस्लिम कलाम, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो इसके हिसाब से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप कार्यकाल 3 का याद रख के पूर्व सभी का याद रख सकते हो। सबका कार्यकाल 5 वर्ष का है। अब थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें अब तो इस प्रकार आप सभी का कार्यकाल याद रख सकते हो, कोई इसमें समस्या नहीं। तो इस प्रकार आप सभी राष्ट्रपतियों का कार्यकाल याद रख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। आपको ये लाइन भी याद कर लेनी चाहिए ताकि याद रखने में, इनका क्रम जानने में आसानी होगी। तो अभी तक भारत की 16 राष्ट्रपति बने हैं। व्यक्ति की दृष्टि से द्रौपदी मुर्मू कौन सी है? 15वीं राष्ट्रपति है। व्यक्ति की दृष्टि से तो कौन सी है? 15वीं। और कार्यकाल की दृष्टि से कौन सी है? 16वीं राष्ट्रपति है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति की दृष्टि से 15वीं है, कार्यकाल की दृष्टि से 16वें नंबर की राष्ट्रपति है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार रह गए थे। तो अब अपन राष्ट्रपतियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर हम कुछ तथ्य चाहिए, राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ तथ्यों की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक। इससे पहले भारत के अंतरिम राष्ट्रपति भी रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये इनके बारे में जानकारी है। फिर बात करते हैं राधा कृष्णन की। तो राधा कृष्णन ने भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, 1952 से लेकर 1962 तक। यानी 2 बार ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। और 1954 में उनको भारत रत्न मिल गया था। और पहले भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति राधा कृष्णन हैं, जो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो आपको इनमें ये भी देखना पड़ेगा, ये भी याद रख सकते हो कि कौन कौन से व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहे हैं, कौन से राष्ट्रपति मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन से राष्ट्रपति राज्यपाल रहे हैं। हम इनकी भी चर्चा करेंगे। राधा कृष्णन को 5 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला है। देखो कौन कौन से हैं। नेहरू जी, गुलजारीलाल नंदा जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, और लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद में वापस गुलजारीलाल नंदा, और उसके बाद में इंदिरा गांधी। तो 5 प्रधानमंत्रियों के साथ राधा कृष्णन को कार्य करने का अवसर मिला था, जिसमें 2 प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, जो नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में बने थे। कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नंबर 1 बात, जाकिर हुसैन भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। नंबर 2, और जाकिर हुसैन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जाकिर हुसैन की मृत्यु पद पर रहते हुई थी, और जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम रहा था। इनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का
रहा था। और जाकिर हुसैन के द्वारा किसी भी प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई थी। तो इनको हम लिख कर बता देते हैं आपको। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। सबसे कम कार्यकाल रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल। और किसी भी पीएम को शपथ नहीं दिलाई। किसी भी पीएम को शपथ नहीं दिलाई। तो जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी 1967 में, ये 1967 से 1969 तक रहे थे। जाकिर हुसैन की जब 1969 में मृत्यु हो गई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था वीवी गिरी को। कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया? कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? वीवी गिरी को। लेकिन वीवी गिरी ने भी बाद में इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो इनकी जगह फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? एम हिदायतुल्लाह। कौन बने थे? एम हिदायतुल्लाह। तो वीवी गिरी भारत में पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, और जब इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया तो इनकी जगह इसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्लाह। तो भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। उनका क्या नाम है? एम हिदायतुल्लाह। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में 2 कार्यवाहक उपराष्ट्रपति रहे थे। पहले वीवी गिरी, उसके इस्तीफा देने के बाद में एम हिदायतुल्लाह जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो एक ही ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। जाकिर हुसैन के बाद में राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी। वीवी गिरी 1969 में राष्ट्रपति बने थे और 1974 तक इनका कार्यकाल था। वीवी गिरी निर्दलीय राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी किसी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय बने थे। द्वितीय वरीयता की गिनती हुई थी। द्वितीय वरीयता की गणना से राष्ट्रपति बने थे। द्वितीय वरीयता का मतलब है राष्ट्रपति की मतगणना जब करते हैं निर्वाचन में, तो पहली बार जो मतगणना की थी उसमें किसी भी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिला। फिर दूसरे वरीयता के मतों की गणना करनी पड़ी थी जिसमें वीवी गिरी को बहुमत मिला था। तो द्वितीय वरीयता से राष्ट्रपति बनने वाले वीवी गिरी हैं। निर्दलीय रूप में राष्ट्रपति बने थे, और क्योंकि इनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा गांधी ने नीलम संजीव रेड्डी की जगह वीवी गिरी को समर्थन दिया और सांसदों को कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए। और अंतरात्मा की आवाज पर सारे सांसदों ने वीवी गिरी को वोट दिए थे और ये फिर भारत के राष्ट्रपति बने थे। और वीवी गिरी ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे। वीवी गिरी किससे जुड़े हुए थे? ट्रेड यूनियन से संबद्ध भी रहे हैं। ट्रेड यूनियन से ये संबद्ध रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो वीवी गिरी ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं। और वीवी गिरी के कार्यकाल में भारत में आपातकाल भी लगा था 1971 में। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था तो इनके कार्यकाल में भारत पर क्या लगा था? युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा था। और उससे पहले आपातकाल किसके कार्यकाल में लगा था? उससे पहले राधा कृष्णन के कार्यकाल में आपातकाल लगा था 1962 में। तो राधा कृष्णन के कार्यकाल में आपातकाल लगा, वीवी गिरी के कार्यकाल में आपातकाल लगा। राधा कृष्णन के कार्यकाल में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, तब आपातकाल लगा था। वीवी गिरी के कार्यकाल में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तब आपातकाल लगा था। ठीक है। इसके बाद में देखो, वीवी गिरी के बाद में फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद में आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद।
फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल था 1974 से 77 तक। ये भी मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। पद पर रहते मृत्यु हुई और इनके कार्यकाल में आंतरिक आपातकाल लगा था। इनके कार्यकाल में कौन सा आपातकाल लगा था? आंतरिक आपातकाल। ठीक है, जो 1975 में लगा था, जून 1975 में। और पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। इनका कार्यकाल लगभग 3 साल का था। इनकी मृत्यु के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? बी.डी. जत्ती। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? बी.डी. जत्ती। तो भारत में अब तक 3 कार्यकाल बी.डी. जत्ती। तो भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। वी.वी. गिरी रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में बी.डी. जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद में आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ये भी ध्यान में रखना है आपको, निर्विरोध राष्ट्रपति रहे थे। और नीलम संजीव रेड्डी रहे थे 1977 से 1982 तक। और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष इससे पहले रह चुके थे और ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे और मुख्यमंत्री भी आंध्र प्रदेश के रह चुके थे। इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। उसके बाद में आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति रहे थे। ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो कल मैंने आपको बताया था। यानी इन्होंने डाकघर संशोधन विधेयक पर न तो हस्ताक्षर किए, न मना किया, न पुनर्विचार के लिए लौटाया। डाकघर संशोधन विधेयक को इन्होंने अपने पास पड़ा रखा। यानी जेबी वीटो का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का इन्होंने प्रयोग किया था। और ज्ञानी जेल सिंह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे हैं। ज्ञानी जेल सिंह, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे हैं। क्या रहे हैं? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव ज्ञानी जेल सिंह रहे हैं। इसके बाद में ये भी ज्ञानी जेल सिंह भी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएम रहे हैं। संजीव रेड्डी मुख्यमंत्री रहे हैं आंध्र प्रदेश के। इसके बाद में आते हैं वेंकटरमन। वेंकटरमन का कार्यकाल 1987 से 1992। वेंकटरमन भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। पहले भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद में आते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और ये राज्यपाल भी रहे थे। शंकर दयाल शर्मा भारत के राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। इनका कार्यकाल है 1992 से 97 तक। उसके बाद में आते हैं के.आर. नारायण। के.आर. नारायण का कार्यकाल 1997 से 2002 तक। ये प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। प्रथम दलित राष्ट्रपति। उसके बाद में आते हैं कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक है। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है और ये वैज्ञानिक थे प्रोफेशन से। ठीक है। उसके बाद में आते हैं कलाम के बाद में प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक रही थी। ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही हैं।
प्रतिभा पाटिल कहाँ की राज्यपाल रही हैं? राजस्थान की राज्यपाल रही हैं और प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद में आते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। किसके उपाध्यक्ष रहे हैं? योजना आयोग के और उपाध्यक्ष रहे। और प्रणब मुखर्जी लोकसभा और राज्यसभा के नेता भी रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के नेता के पद पर भी रहे हैं। दोनों सदनों के लीडर रहे हैं, दोनों सदनों के नेता के पद पर रहे हैं। उसके बाद में आते हैं अगले रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भी राज्यपाल रहे हैं। इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक कोविंद भी रहे हैं राज्यपाल। ठीक है। और उसके बाद में आई हैं द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है 2022 से लगातार। द्रौपदी मुर्मू भी क्या रही हैं? राज्यपाल रही हैं। और द्रौपदी मुर्मू सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और सबसे ज्यादा आयु के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? प्रणब मुखर्जी। सबसे उम्र दराज हैं ये, सबसे उम्र दराज। तो ये राष्ट्रपतियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे? तो देखो, राधा कृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, बाद में राष्ट्रपति रहे हैं। राधा कृष्णन रहे हैं। जाकिर हुसैन और वीवी गिरी भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। और वेंकट रमन, शंकरदयाल शर्मा और के.आर. नारायण, ये 6 ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो क्या रहे हैं? ये 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति। यानी इन 6 लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद धारण किए हैं। तो ये आपको कुछ फैक्ट हैं जिनको ध्यान में रखना है।